चलिए, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, या जिसको अपन कहते हैं आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत। अच्छा, ये आधुनिक तो चलो समझ में आ गया। ये बेसिकली एक तो अपन इसको नाम दिया गया, नियो डार्विनिज्म का भी नाम दिया गया था इसको, नियो डार्विनिज्म मतलब नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद क्यों कहा गया? क्योंकि ये डार्विनवाद का रूपांतरण है, इसलिए इसको नव डार्विनवाद कहा गया। और संश्लेषित सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि ये डार्विनिज्म प्लस जो म्यूटेशन थ्योरी थी, उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी, उसका संश्लेषण है। किस किस का संश्लेषण है? डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तन सिद्धांत जो था उसका मिला जुला रूप है, उसका संश्लेषण है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? इसलिए अपन ने इसको संश्लेषित सिद्धांत कहा, और ये नव डार्विनवाद में आता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये नव डार्विनवाद है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कई सारे साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, किसी एक ने नहीं दी थी ये थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे फिलोसोफर थे जिनका मिला जुला काम था ये, और उन्होंने सारी थ्योरीज को देखा। उन्होंने देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स वैलिड हैं और कुछ दूसरी थ्योरी के पॉइंट्स भी यहाँ पर रखे थे। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन, ये बेसिकली अपन एवोल्यूशन या उद्विकास की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन जो होता है या नई नई प्रजातियों जो बनती हैं, उसके बनने का पहला कारण इन्होंने बताया, पहला कारण इन्होंने कहा समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन। समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन बोले, इस वजह से जो है वो समष्टि इस वजह से नई नई प्रजातियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन होता है। इसका एक कारण ये भी है। अब आनुवंशिक परिवर्तन जब पूछा गया किस कारणों से होता है, तो इन्होंने कहा भाई आनुवंशिक परिवर्तन जो है वो म्यूटेशन के कारण हो सकता है, उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। आनुवंशिक परिवर्तन जो है इन्होंने कहा कि इसके लिए जीन रिकॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जीन पुनर्योजन या जीन रिकॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं। तीसरा कहा गया जीन फ्लो या जीन प्रवाह जिसको कहते हैं, या जीन माइग्रेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, जीन प्रवाह या उत्प्रवास। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? उत्प्रवास। अच्छा, जीन फ्लो क्या है ये अपन देखते हैं। जीन फ्लो क्या होता है? जैसे कि कोई एक समष्टि है, ये मान लीजिए कोई एक समष्टि है ए, ये दूसरी समष्टि है बी। ठीक है, दो अलग अलग समष्टियां हैं। अब इन समष्टि में क्या है, जैसे कि ए समष्टि है, इसमें जो जीव रह रहे हैं उन जीव में कोई जीन है एक्स जीन है यहाँ पर, इनमें वाई जीन है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जेड जीन है यहाँ पर। ये सारे जीन जो है वो इस समष्टि में हमको मिलते हैं। ठीक है, दूसरी समष्टि है, दूसरी समष्टि में डब्ल्यू जीन है, एक्स जीन है, वाई जीन है। ठीक है, यहाँ पर Z नहीं है लेकिन, और यहाँ पर W नहीं है, Z है। अब इसमें जीन प्रवाह में क्या होता है, मान लीजिए एक समष्टि के कुछ सदस्य दूसरी समष्टि में चले जाएं। एक समष्टि के कुछ सदस्य, मान लो ये सदस्य थे, ये दूसरी समष्टि में चले गए रहने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये समष्टि कहीं और थी, किसी दूसरी जगह पर थी, ये दूसरी जगह पर थी, अलग अलग जगह पर थी। ठीक है, एक चाइना में थी, एक अमेरिका में थी, जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, अब एक समष्टि के जो सदस्य हैं वो दूसरी समष्टि में रहने चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाई जेड आया, वाई जेड यहाँ पर y आया, z आया, x आया। x और y तो पहले से था, चलो ठीक है। नया जीन कौन सा आ गया यहाँ पर? नया जीन z भी तो आ गया। अब ये z वाले जीव भी यहाँ पर आ गए, तो अब ये रिप्रोडक्शन करेंगे जब,
अंदर, ठीक है, इसी समष्टि के सदस्यों के साथ, तो कौन सी जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ने लगेगी? जीन की जो Z है उसकी फ्रीक्वेंसी भी, उसकी आवृत्ति भी यहाँ पर बढ़ने लगेगी। मतलब देखिए आप, इस समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन हो गया भाई, यही तो पढ़ रहे हैं, समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन। तो जीन प्रवाह की वजह से समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन हो सकता है, हमेशा होगा ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है, इसके चांसेस हैं, इसकी संभावना तो है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन प्रवाह में सीधा क्या बोला अपन ने, जब एक समष्टि के कुछ सदस्य किसी नई समष्टि में जाते हैं तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा जीन लेकर जाएं जो जीन उस समष्टि में पहले से ना हो, ठीक है। और ऐसा जीन लेके चले गए तो वो जीन क्या होगा, अब वो उस समष्टि में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है, हमेशा लाएगा बात नहीं है, लेकिन ला तो सकता है। और आनुवंशिक परिवर्तन लाएगा तो उससे नई प्रजाति बन सकती है, हमेशा बनेगी अगेन फिर हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ बन तो सकती है, ठीक है। तो इसी को अपन जीन प्रवाह कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है इसमें, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको अपन आनुवंशिक विचलन भी कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक विचलन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम दिया गया सेवाल राइट इफेक्ट। सेवाल राइट साइंटिस्ट का नाम था, सेवाल राइट प्रभाव कहा गया। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है भाई? जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन ड्रिफ्ट की बात करें अपन, तो ये जो है एक तो छोटी समष्टि में होते हैं, छोटी समष्टि में होंगे, अचानक होने वाले परिवर्तन, छोटी समष्टि में अचानक होने वाले परिवर्तन जो है उनको अपन ड्रिफ्ट कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें अचानक क्या परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है यहाँ पर अचानक कोई जीन गायब हो जाए या अचानक कोई नया जीन आ जाए। मतलब कह रहे हैं कि अचानक से अगर कोई लक्षण उस समष्टि से गायब हो जाए या अचानक से कोई लक्षण उस समष्टि में आ जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और ड्रिफ्ट में कुछ नया बन भी सकता है, कुछ पुराना गायब भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। मतलब छोटी समष्टि में, छोटी समष्टि के लिए इसलिए क्योंकि बड़ी समष्टि में अचानक से परिवर्तन होते नहीं, बड़ी समष्टि में जो परिवर्तन होते हैं उनको धीरे धीरे होते हैं, उनको काफ़ी समय लग जाता है। अचानक परिवर्तन कहाँ होंगे? छोटी समष्टि में ही हो सकते हैं भाई। कोई नया लक्षण आ भी सकता है और कोई पुराना कैरेक्टर उसमें से गायब भी हो सकता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। एक तो अपन बात करते हैं फाउंडर्स इफेक्ट की। फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट में क्या बताया गया कि इसमें समष्टि के कुछ सदस्य नए आवास में जाते हैं। समष्टि के कुछ सदस्य कहाँ जाते हैं? नए आवास में चले जाते हैं। नया आवास, किसी दूसरी समष्टि में नहीं गए, ध्यान रखना, नया आवास में। जैसे मान लो मैदानी इलाकों में रह रहे थे, पहाड़ों पे चले गए, नए आवास में चले गए, ठीक है। नए आवास में जाते हैं, नए आवास में जाकर वहाँ पर जो है ये जनन करेंगे। तो जनन करेंगे तो क्या करेंगे? एक नई समष्टि बनाएंगे, नई समष्टि बना देंगे वहाँ पर, ठीक है, नई समष्टि बना देंगे। और नई समष्टि हो सकती है पुरानी समष्टि से आनुवंशिक रूप से भिन्न हो, बहुत इसकी संभावना बहुत अधिक है। जैसे मान लीजिए ये एक समष्टि है, इसी से लेते हैं। इस समष्टि में जीन थे, मान लीजिए कौन कौन से जीन थे? ये एक्स जीन था एक, ठीक है, एक जीन था एक्स, दूसरा जीन था वाई, ठीक है, तीसरा जीन था इसमें जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब मान लो समष्टि के कुछ सदस्य निकल लिए, यहाँ से कुछ सदस्य निकल लिए, ये सदस्य नए आवास में चले गए, नई समष्टि बना ली। नई समष्टि में कौन से जीन है? एक्स है एक तो, और दूसरा कौन सा है? बोलो, दूसरा कौन सा हो गया? वाई हो गया। जेड तो है ही नहीं यहाँ पर, देखो जेड कहाँ है? तो ये समष्टि का अनुवांशिक भिन्न हो गई ना, इससे मूल समष्टि से अनुवांशिक रूप से ये क्या हो गई? भिन्न हो गई। तो मतलब अनुवांशिक परिवर्तन आ सकता है,
ठीक है ना। फाउंडर इफेक्ट के कारण भी आनुवंशिक परिवर्तन आ सकता है, और आनुवंशिक परिवर्तन के कारण ये बोल रहे हैं नई समष्टि बन सकती है। सभी चीज़ें संभावना पर आधारित है, हमेशा होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमेशा बनेगी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हाँ लेकिन बन सकती है, संभावना तो है। दूसरा अपन बात करते हैं इसका उदाहरण, एक उदाहरण तो हो गया फाउंडर्स इफेक्ट, दूसरा उदाहरण कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक प्रभाव या बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि बॉटल होती है, जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है, अब इसकी नेक, ये गर्दन हो गई इसकी। अब इन्होंने क्या बताया एक्चुअली, देखो जैसे ये बॉटल में आपने 20 रंग के 1000 पत्थर भर दिए, छोटे छोटे कंकर भर दिए, 20 रंग के थे, 20 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के थे, ठीक है ना, वो भर दिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब आप देखोगे ना नीचे, तो नीचे की तरफ जब आप देखोगे ना, तो आपको हो सकता है सारे के सारे 20 रंग के मिल जाए। जैसे जैसे ये ऊपर सक्रिय होती जाएगी, यहाँ पर देखोगे तो हो सकता है 20 रंग के ना मिले, 15 रंग ही मिले। यहाँ पर देखोगे तो हो सकता है 10-5 रंग ही मिले, ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है, जैसे जैसे समष्टि का आकार छोटा होता है, जैसे जैसे समष्टि का आकार घटता है, उसमें जो जीन विभिन्नताएं हैं, जीन विभिन्नता क्या होती है, कम होती थी, और जीन विभिन्नताएं कम होती जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीन मिलने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे समष्टि का आकार घटेगा, उसमें जो है जीनों की विभिन्नताएं जो होंगी वो कम होती जाएंगी, और विभिन्नताएं जब कम हो जाती है तो ड्रिफ्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जीन में ज़्यादा विभिन्नताएं हैं नहीं। तो अब क्या होता है, उसमें कोई भी कैरेक्टर आसानी से जल्दी से एंटर कर सकता है, हो सकता है म्यूटेशन हो जाए और कोई नया कैरेक्टर आ जाए, वो हमको जल्दी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीन ज़्यादा थे नहीं, ठीक है ना। या हो सकता है कि कोई पुराना जीन है, जीन में विभिन्नताएँ तो है नहीं ज़्यादा, कोई पुराना जीन है वो अचानक से नष्ट हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब उसमें ड्रिफ्ट होने का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट। जैसे जैसे समष्टि का आकार घटेगा, वैसे वैसे जीन विभिन्नताएं उस समष्टि में कम होती जाएंगी, और जीन विभिन्नताएं कम होंगी तो ड्रिफ्ट होने का खतरा क्या होगा, ड्रिफ्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 5th पॉइंट इन्होंने बताया था नॉन रैंडम मैटिंग, अयादृच्छिक संगम। अयादृच्छिक संगम होने से भी जीन में विभिन्नताएं आ सकती हैं। अयादृच्छिक संगम कैसे, जैसे मान लो अभी तो जैसे मान लो बर्ड्स को ले लो, पक्षी जो होते हैं, पक्षियों की प्रजाति है, मान लो उसमें जो है यहाँ पर येलो कलर के लिए Y जीन है, मान लो वाइट कलर के लिए W जीन है, गोल्डन कलर के लिए G जीन है, ठीक है ना, ब्राउन कलर के लिए B जीन है। ऐसा सब कुछ लगभग बराबर है, क्योंकि इनके बीच में जो संगम हो रहा है वो यादृच्छिक हो रहा है, मतलब कोई भी किसी से मैटिंग कर रही है, कलर का ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखो अयादृच्छिक संगम में क्या होगा, मान लो हमने सफ़ेद वालों को चुन लिया, हमने किसको चुन लिया, सफ़ेद वालों को चुन लिया, और ये सफ़ेद के बीच में मैटिंग ज़्यादा कराने लगे हम, तो अब क्या होगा, इन सब पर सफ़ेद वाले ज़्यादा हो जाएंगे, गोल्डन, येलो, ब्राउन, इन सबसे ज़्यादा कौन से हो जाएंगे, सफ़ेद वाले ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये समष्टि कुछ इस तरह से दिखने लगेगी हमको, हमने क्योंकि सफ़ेद का चुनाव कर लिया था ना, तो अब हमको वाइट ही वाइट तो दिखने लगेंगे, येलो तो बहुत कम हो जाएंगे, गोल्डन भी कम हो जाएंगे, ब्लैक भी कम हो जाएंगे, ब्राउन भी कम हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा कौन से हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, क्योंकि अयादृच्छिक संगम में हमने चुने हुए जीवों के बीच में संगम करा दिया ना। तो अब क्या हुआ, ये तो अयादृच्छिक संगम हो गया ना। यादृच्छिक तो मतलब क्या होता है, आपस में कोई भी किसी से कर रहा है संगम, तो क्या हो रहा है कि सब जो है एक बराबर अनुपात में बने हुए हैं लगभग। लेकिन जब हमने चुने हुए लक्षणों वाले जीवों के बीच में करा दिया, तो जिन कैरेक्टर का चुनाव हुआ वो कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ गया। तो इस समष्टि में देखो, पहले ये समष्टि इस तरह से थी, अब इस तरह से हो गई, तो आनुवांशिक परिवर्तन आ गया ना। तो समष्टि में आनुवांशिक परिवर्तन आने का एक रीज़न ये भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें,
जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद नई प्रजाति बनने के लिए जो दूसरा पॉइंट बताया गया था, वो दूसरा पॉइंट था आइसोलेशन या पृथक्करण। आइसोलेशन, पृथक्करण। बोले पृथक्करण के कारण भी नई नई प्रजातियां बनती हैं। पृथक्करण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण में क्या है भाई, एक जाति यहाँ रह रही है, दूसरी प्रजाति यहाँ रह रही है, ठीक है। मतलब कोई एक प्रजाति थी, वो उस प्रजाति अलग अलग भागों में चली गई, मान लो, ठीक है ना। वही पेंजिया कॉन्सेप्ट वाली बात कि ये इस भाग में चली गई, कुछ इधर चली गई। अब दोनों भाग की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होंगी, दोनों में परिस्थितियां, दोनों में एनवायरनमेंट, दोनों में वातावरण अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो गए हैं जीव, उनमें यहाँ के हिसाब से अनुकूलन होगा, यहाँ जो जीव गए हैं इनमें यहाँ के हिसाब से अनुकूलन होगा, दोनों में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन होगा। तो दोनों अलग अलग समष्टि बन सकते हैं, बना सकते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लक्षणों का विकास होगा। तो इसको भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। दूसरा कहते हैं जननिक पृथक्करण। दूसरा है जननिक पृथक्करण। जननिक पृथक्करण क्या होता है भाई, कि एक ही जगह पर रह रहे हैं, फिर भी आपस में वो अलग अलग प्रजातियां हैं। भाई यहाँ तो दो अलग अलग जगह पर थी, इसलिए दो अलग अलग प्रजाति बन गई वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जननिक पृथक्करण क्या है, जिसमें एक ही जगह पर रहने के बाद भी अलग अलग प्रजातियां हैं, वो जननिक पृथक्करण में आता है। एक ही जगह पर अलग अलग जो है प्रजातियां हैं। तो ये जो जननिक पृथक्करण की बात करते हैं, ये किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में कुछ अवरोधक होते हैं, ठीक है ना, कुछ अवरोधक होते हैं, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो जननिक पृथक्करण में एक ही जगह पर दो अलग अलग समष्टियों का पाया जाना। भाई एक ही जगह पर दो अलग अलग समष्टियाँ हैं, ठीक है। समष्टि क्या होती हैं, जो आपस में फ्रीली, स्वतंत्र रूप से जनन कर सकें, और एक जनन करने के बाद जो है वो एक ऐसी संतति उत्पन्न कर सके जो जनन सक्षम होनी चाहिए। वो संतति भी क्या होनी चाहिए, जनन सक्षम होनी चाहिए, तभी अपन को उन एक प्रजाति कंसीडर करते हैं। अब जननिक पृथक्करण की जब अपन बात करते हैं तो कई सारे इसमें अवरोधक होते हैं, कई सारे बैरियर्स होते हैं। इसमें अवरोधक या बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से बैरियर होते हैं भाई जननिक पृथक्करण में, तो देखिए जननिक पृथक्करण में पहला बैरियर जो है, कुछ बैरियर जो होते हैं वो तो पूर्व युग्मनजी होते हैं। पूर्व युग्मनजी, पूर्व युग्मनजी अवरोधक, मतलब ऐसे अवरोधक जो कि युग्मनज बनने ही नहीं देंगे। पूर्व युग्मनजी अवरोधक में देखिए जैसे कि एक आ जाता है पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल या इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक। इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक क्या है, आवास में भिन्न, आवास, इसमें दो अलग अलग जीवों के आवास भिन्न है, इसलिए वो आपस में जनन नहीं कर पा रहे हैं। मान लो एक तो पानी में रह रहा है और दूसरा जमीन पर रह रहा है, उनके आवास ही भिन्न है, इस कारण से वो आपस में जनन नहीं कर पाते। इसको अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल, ठीक है, या पारिस्थितिक। दूसरा होता है टेम्पोरल, या इसको मौसमी भी कहते हैं, मौसमी। टेम्पोरल या मौसमी, ये जनरली प्लांट में देखे जाते हैं। टेम्पोरल या मौसमी में क्या होता है, दो अलग अलग प्रजातियां हैं, उनका जनन काल भिन्न है, जनन काल भिन्न है। एक का जनन काल जो है वो गर्मी में आता है, दूसरे का सर्दी में आता है, तो वो इस कारण से आपस में जनन नहीं कर सकते क्योंकि जनन काल में भिन्नता है उनकी, ठीक है। तीसरा होता है इसमें बिहेवियरल, बिहेवियरल या व्यवहारिक कहते हैं। व्यवहारिक अवरोधक या व्यवहारिक पृथक्करण क्या है, व्यवहारिक पृथक्करण वो होता है जिसमें एक जाति का नर दूसरी जाति की मादा को नहीं पहचान पाता कि उसके साथ भी संतति उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि ये जनरली पक्षियों में मिलता है। पक्षियों में जनरली क्या होता है, कुछ पक्षी इतने भिन्न कलर के होते हैं, जैसे मान लीजिए कई जगह ऐसा मिलता है, जैसे पक्षी हैं जो वाइट वाले हैं, दूसरे पक्षी उसी प्रजाति के पक्षी हैं लेकिन वो ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक वाले ब्लैक को ही पहचान के उनके साथ रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, वाइट वाले वाइट के साथ ही करते हैं। जबकि वो ये नहीं पहचान पाते कि वाइट और ब्लैक दोनों एक ही प्रजाति के हैं और आपस में रिप्रोड्यूस करके वो भी संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक। व्यवहारिक में मतलब क्या हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक जाति का नर
दूसरी जाति की मादा को नहीं पहचान पाता कि उसके साथ भी जनन किया जा सकता है और संतति उत्पन्न की जा सकती है, उसको हम व्यवहारिक या बिहेवियरल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गैमेटिक आइसोलेशन है, गैमेटिक या युग्मकी। इसमें एक जाति का युग्मक दूसरी जाति के युग्मक से संलयित नहीं होता। ठीक है ना, एक जाति का जो स्पर्म है या शुक्राणु है वो दूसरी जाति के अंडाणु को नहीं भेद सकता, नहीं संलयित हो सकता, उसको हम कहते हैं गैमेटिक या युग्मकी। ठीक है, तो ये सारे जो आइसोलेशन है ये सारे पूर्व युग्मनजी कह रहे हैं, क्योंकि ये युग्मनज या जाइगोट को बनने ही नहीं देते। अच्छा, कोई भी दो प्रजातियां, ध्यान दीजिएगा, कोई अपन दो प्रजाति बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं, कोई बिल्ली बोल रहे हैं, वो इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनमें इनमें से कोई ना कोई पृथक्करण या अवरोधक जरूर होगा, तभी वो प्रजाति है। अगर कोई भी पृथक्करण ना हो, जितने अपन पृथक्करण पढ़ रहे हैं, कोई भी अवरोधक ना हो, जितने अपन अवरोधक पढ़ रहे हैं, तो अपन उनको दो प्रजाति नहीं कहेंगे, फिर तो वो एक ही प्रजाति हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूर्व युग्मनजी अवरोधक थे। अब कुछ होते हैं पश्च युग्मनजी अवरोधक। पश्च युग्मनजी अवरोधक, पश्च युग्मनजी अवरोधक का क्या मतलब है? युग्मनज तो बनने देंगे भाई, लेकिन फिर भी एक प्रजाति नहीं है, क्यों? उसको देखते हैं। पहला, संकर बंधिता। संकर बंधिता, इसमें क्या होगा कि भाई रिप्रोडक्शन हो गया, जनन हो गया, युग्मक भी संलयित हो गए, युग्मक संलयित हो गए, लेकिन जो उनसे जो संकर बना वो कैसा था? वो बंध था। संकर कैसा है? बंध है। और हम कह रहे हैं कि हम एक प्रजाति उन्हीं सदस्यों को मानते हैं जो आपस में जनन कर सकें और साथ ही साथ ऐसी संतति उत्पन्न कर सकें जो जनन सक्षम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जो संतति उत्पन्न हुई वो कैसी थी? बंध थी, इसलिए वो दोनों एक प्रजाति नहीं माने जाएंगे। जैसे घोड़े और गधे के बीच में क्रॉस हुआ तो खच्चर बना ना। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुँच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो घोड़ा और गधे से खच्चर तो बन गया, लेकिन फिर भी घोड़ा और गधा अलग अलग प्रजाति हैं। क्यों? क्योंकि जो खच्चर बना वो बंध था। अगर वो खच्चर जनन सक्षम होता तो फिर हम दोनों को या तो घोड़ा बोलते, दोनों को ही गधा बोलते, वो अलग अलग प्रजाति थोड़ी होते। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो संकर जो है वो बना, वो कैसा हुआ? वो बंध हुआ। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं संकर अजीविता। संकर अजीविता, संकर अजीविता का मतलब हाइब्रिड बन भी गया लेकिन वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। या तो भ्रूणी अवस्था में ही मर जाएगा, या भ्रूण के बाद जब विकसित होगा, नया इंडिविजुअल बनेगा, तब मर जाएगा। जनन होने से पहले, जनन परिपक्व होने से पहले ही मर जाएगा। ठीक है, तो वो संकर अजीविता। तो ऐसे भी दो लोगों को, ऐसे भी दो सदस्यों को एक प्रजाति का नहीं मान सकते, जिनका सदस्य जो होता है वो कैसा होता है? जो अजीवित, मतलब अजीविता मतलब मर जाए, वयस्क होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये पश्च युग्मनजी अवरोधक है, क्योंकि युग्मनस्थ बनने के बाद वाले अवरोधक। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये बताया था कि पृथक्करण के कारण भी जो है वो नई प्रजाति बन सकती है। तीसरा इसमें रखा गया नेचुरल सिलेक्शन को। तीसरा नेचुरल सिलेक्शन को रखा गया इसमें। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण जो अपन पढ़ चुके हैं। चौथा, इसमें आनुवांशिकता को कंसीडर किया गया। आनुवांशिकता का भी एवोल्यूशन में रोल है भाई। आनुवांशिकता का तो होगा ही, जब तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई कैरेक्टर नहीं जाएगा तब तक एवोल्यूशन होगा कैसे भाई? कोई नया कैरेक्टर आया तो पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, तभी तो एवोल्यूशन होगा ना, तो उसी को आनुवांशिकता है भाई। ठीक है, तो आनुवांशिकता को भी रखा गया यहाँ पर। यादृच्छिक संगम को भी रखा गया। यादृच्छिक संगम मतलब इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर कि भाई यादृच्छिक आपस में रैंडम मैटिंग हो रही है। ठीक है, कोई भी किसी से भी मैटिंग कर रहा है। जैसे कोई एक डॉग है, मान लो जो डॉग है सफ़ेद कलर का, ब्लैक से, ब्लैक ब्राउन से कोई भी मैटिंग करते जा रहा है, तो हो सकता है कोई एक ऐसा नया कैरेक्टर बन जाए, कोई एक ऐसा नया कलर आ जाए जो पहले नहीं था, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे कई सारे कैरेक्टर मिलके एक नई प्रजाति बना सकते हैं। तो यादृच्छिक संगम में का भी इसमें रोल होता है।
ठीक है। और इन सब की वजह से क्या बताया गया, स्पेशिएशन होता है। इन सब की वजह से स्पेशिएशन होता है। स्पेशिएशन होता है मतलब नई प्रजाति का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत। चलिए अब अपन बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। हार्डी वेनबर्ग सामने देखिए, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ये है, ये जो है पहली बात तो सैद्धांतिक है, पूरी तरह से क्या है, थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, प्रायोगिक नहीं है। सैद्धांतिक है, प्रायोगिक नहीं है, मतलब ये केवल थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लागू नहीं होता। मतलब इसमें क्या बताया गया था, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हार्डी वेनबर्ग ने ये कहा था, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, HWE कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग साम हिंदी में। तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी समष्टि की बात करें अपन, तो समष्टि का जीन पूल जो होता है, समष्टि का जो जीन पूल होता है वो स्थिर होता है, वो चेंज नहीं होता। किसी समष्टि में जीन आवृत्ति जो होती है, किसी जीन की जो आवृत्ति होती है वो एक स्थिरांक होती है, इन्होंने कहा था, ठीक है। मतलब समष्टि का जीन पूल स्थिर होगा। जीन पूल का मतलब क्या है, जो समष्टि में जितने भी जीन हैं, जितने भी एलील हैं, उन सबको मिलाकर जीन पूल कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जीन पूल में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी समष्टि में जो भी जीन है उसकी आवृत्ति क्या होती है, अगर किसी भी जीन की बात करें तो उस जीन की आवृत्ति क्या होती है, वो आवृत्ति एक स्थिरांक होती है, ठीक है। वो आवृत्ति क्या होगी, वो आवृत्ति एक स्थिरांक होती है, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। अब ऐसा तो भाई तभी पॉसिबल है जब किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज ना हो रहे हो। मतलब ये जो है, ये या तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए अपन बोलेंगे, बहुत बड़ी समष्टि के लिए लागू होगा। बहुत बड़ी समष्टि के लिए कैसे, कि बहुत बड़ी समष्टि है, उसमें भाई थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो अपन उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, या फिर ये ऐसी समष्टि के लिए अपन बोलेंगे जिसमें भी कि एवोल्यूशन ना हो रहा, जिसमें कोई भी एवोल्यूशन ना हो। और भाई हम कहते हैं कि एवोल्यूशन तो सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल तो नहीं है। ये तो ऐसी समष्टि के लिए इन्होंने बोल दिया जिस समष्टि में कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज ना हो रहे हो, एवोल्यूशन ना हो रहा हो, ठीक है, कोई भी परिवर्तन ना हो रहे हो, क्योंकि परिवर्तन नहीं होंगे मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा। और एवोल्यूशन हम कहते हैं सतत प्रक्रिया, इसका मतलब परिवर्तन लगातार कुछ ना कुछ समष्टि में होते रहते हैं। लेकिन अगर उन परिवर्तन को बड़ी समष्टि में देखा जाए, बहुत बड़ी में, तो हो सकता है कुछ समय के लिए हम उसको बोलते हैं कि चलो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए, तो इसलिए अपन कहते हैं सैद्धांतिक है, प्रायोगिक नहीं है, प्रैक्टिकल तो पूरी तरह से सही नहीं है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला, जैसे कोई जीन है, मान लीजिए किसी समष्टि में जीन ए, जीन ए की जो आवृत्ति है इन्होंने कहा कि P है। कोई जीन है स्मॉल ए मतलब ये प्रभावी था, ये अप्रभावी है। अप्रभावी जीन की आवृत्ति को इन्होंने क्या बोल दिया, Q है। तो इन्होंने एक तो बोला P + Q = 1, ये क्या होगा, स्थिरांक होगा, ठीक है। पहली बात इन्होंने ये बोली। दूसरी बात, ए वाले जीव जो हैं उनकी ए वाले सदस्य लिख लो, ए वाले सदस्य जो हैं उनकी आवृत्ति P² हो जाएगी। स्मॉल ए वाले सदस्य की आवृत्ति क्या हो जाएगी, Q² हो जाएगी। भाई सदस्य की आवृत्ति बात करें तो P² और Q², जीन की आवृत्ति की बात करें तो P और Q है, ठीक है। समयुग्मनजी सदस्य है ये प्रभावी जीन वाले P², समयुग्मनजी सदस्य है अप्रभावी जीन वाले तो Q²। तो इन्होंने कहा P + Q² = P² + Q² + 2PQ = 1। ये ऐसे जीव थे जिनमें इस कैपिटल ए है, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए वाले जीव थे, और ये जो 2PQ है वो क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले जीव। मतलब विषम युग्मनजी सदस्यों की आवृत्ति क्या है, वो 2PQ है, ठीक है। सम युग्मनजी जो प्रभावी जीन वाले हैं वो P², समयुग्मनजी प्रभावी जीन वाले Q² और विषम युग्मनजी सदस्यों की आवृत्ति क्या है, वो 2PQ होगी, जो एक स्थिरांक होती है = 1। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली थी। बस ये दो चीज़ें याद रखिए आप, आपके क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। जीन के बारे में पूछें तो P + Q = 1, और सदस्यों के बारे में पूछें तो P² + Q² + 2PQ = 1।
ठीक है। अच्छा, हार्डी वेनवर्थ ने क्या कहा कि किसी भी प्रजाति में जीन की जो आवृत्ति होती है वो एक स्थिरांक होती है। तो HWE को विचलित करने वाले, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, HWE को विचलित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से कारक हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को विचलित कर सकते हैं? तो विचलित करने वाले कारक, एक तो म्यूटेशन होगा तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन पुनर्योजन, जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर होता है ना भाई, दो जीन के मिलने से नया जीन बन गया, जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर ये होगा तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है एप्लीकेबल नहीं है। जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण जिसको अपन कहते हैं, तो इन सब की उपस्थिति में जो है इनमें से कोई भी कारक अगर काम करेगा तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो विचलित हो जाएगा, मतलब उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसको लागू नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि इनमें से कोई ना कोई कारक तो समष्टि में काम करते ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कारक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई कारक तो काम हमेशा ही करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो कैसा है? सैद्धांतिक है, केवल प्रायोगिक नहीं है। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 1800212179 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।